गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? तो आज हमें सिक्योरिटी 365 पर चर्चा करनी है और इसमें हम 7 बड़े टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिफेंस पर चर्चा करेंगे, सैन्य सुरक्षा पर ध्यान रखेंगे। सैन्य सुरक्षा के तहत सैन्य खरीद, सैनिक आधुनिकीकरण, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। डिफेंस एक्विजिशन है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है। इसके बाद फिर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को। तो सैन्य सुरक्षा में 3 टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा, सीमा सुरक्षा एवं प्रबंधन, इसको लेकर के अभी क्या क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हमने प्रयोग किया है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखेंगे, इसी के तहत समुद्री सुरक्षा एवं प्रबंधन। इसके बाद हम आतंकवाद पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद के जितने भी डायमेंशंस हैं, जैसे कि जो अभी रिसेंटली, वैसे तो आतंकवाद में इनर टेररिज्म, इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये सब चीजें हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो रिलेवेंसी है, वो एक तो हम यूएपीए पर चर्चा कर लेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पर। इसके बाद हम एफएटीएफ पर चर्चा करेंगे। तो यहां आतंकवाद से रिलेटेड हम आतंकवाद की वस्तु स्थिति पर पहले एक नजर रखेंगे कि क्या है, और वस्तु स्थिति के बाद हम यूएपीए पर चर्चा करेंगे, एफएटीएफ पर चर्चा करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए एफएटीएफ के दायरे को कैसे बढ़ाया गया है, बायो टेररिज्म और नक्सल वायलेशंस, इन पर चर्चा करेंगे। जीव वैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग या जैविक युद्ध और नक्सलवाद, ये हमारा एक टॉपिक होगा। इसके बाद फिर हम ओवरग्राउंड वर्कर्स पर चर्चा करेंगे। ओवरग्राउंड वर्कर का को भी हम आतंकवाद के तहत ही रखेंगे। ओवरग्राउंड वर्कर को भूमि ऊपरी कार्यकर्ता कहा जाता है। भूमि ऊपरी कार्यकर्ता ये किस तरीके से काम करते हैं? तो कुछ टॉपिक्स हमारे ये हो गए। नेक्स्ट फिर हम पुलिस रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा पुलिस सुधार। आज के परिप्रेक्ष्य में पुलिस सुधार और पुलिस इंटीग्रेशन कैसे आवश्यक है, क्या जरूरत है करने की, वो हो जाएगा। फिर साइबर सुरक्षा, पर चर्चा की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी को कैसे और ज्यादा मॉडर्नाइज और स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हम सीआईआई, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन द टेलीकॉम सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। साइबर न्यूक्लियर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर चर्चा करेंगे। साइबर सर्विलांस पर चर्चा करेंगे। ये सब चीजें हम साइबर सिक्योरिटी पर देखेंगे। फिर इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, तो वो हम आतंकवाद के साथ, यहां जैसे मैंने आपको वस्तु स्थिति में बताया कि हम आंतरिक आतंकवाद और पश्चिमी या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आतंकवाद, उत्तर पूर्व उग्रवाद,
नक्सलवाद, ये तो यहां से नक्सलवाद को उठा करके हम यहां ले चलेंगे। इसके बाद फिर हम यूएपीए, एफएटीएफ, बायोलॉजिकल वॉर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स, तो ये सेगमेंट आपके नोट्स में नक्सलवाद को अलग से दिया गया है उत्तर पूर्व में, तो चूंकि एक आतंकवाद का पूरा फॉर्मेट हम बना लेंगे तो उसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर इंटरनेट शटडाउन का इश्यू क्या है, आंतरिक सुरक्षा में इंटरनेट शटडाउन आवश्यक है या इंटरनेट शटडाउन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये दो डायमेंशंस आप कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं कि जब केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इंटरनेट एक्सेस फंडामेंटल राइट है, या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इंटरनेट एक्सेस फंडामेंटल राइट है, लेकिन अब यहां पर इशू ये उत्पन्न होता है कि ठीक है इंटरनेट एक्सेस फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाकर के दिया जा सकता है या नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके दिया जा सकता है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ड्रोन रेगुलेशंस इन इंडिया, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर आ जाएंगे। तो जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंस को। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन दिनों ज्वलंत रहे हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक रहेंगी। तो इन टॉपिक्स पर विचार करना है हम लोगों को। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफेंस के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक टॉपिक को निकाल करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा डिफेंस या सैन्य सुरक्षा। डिफेंस में डिफेंस की वस्तु स्थिति क्या है, इसमें दो तीन बातें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो डिफेंस का तरलीकरण हो रहा है। तरलीकरण से आशय यहां पर यह है कि जब विद्यमान परिस्थितियों में युद्धों की प्रकृति बदल रही है, तो ऐसी स्थिति में डिफेंस सेक्टर को हम उन युद्धों के अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। तो डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए कुछ बातें, अगर हमें डिफेंस रिफॉर्म्स करना है, सुधार करना है, तो कुछ खास बातों को ध्यान में रखना होगा। एक तो हम युद्धों की प्रकृति कैसे बदल रही है। अब आप ये देखेंगे कि आज जो युद्ध हो रहे हैं उनको वास्तविक युद्ध ना कह करके छद्म युद्धों की प्रकृति ज्यादा बढ़ रही है। तो युद्धों की प्रकृति में परिवर्तन, इसको ध्यान में रखा जाएगा। प्लस ये तो समग्र रूप में है, दुनिया के सभी देश युद्धों की प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखेंगे। अब इस प्रकृति परिवर्तन के साथ हमारी स्थिति क्या है, हमारी सेना की स्थिति क्या है। इस प्रकृति परिवर्तन के साथ में सबसे पहली मांग उत्पन्न होती है कि सेना के बीच विशेषीकरण हो, प्लस सेनाओं के बीच समन्वयता हो, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि जो युद्ध आ रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की प्रकृति हो, किसी भी प्रकार का जो राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, वहां पर आपको स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत है और कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है। तीसरी बात यहां पर आती है कि एक
नई प्रकृति के युद्धों को देख रहे होंगे, जिनमें आप 5th जनरेशन वॉर, 5वीं पीढ़ी के युद्ध, 5वीं पीढ़ी के युद्धों में हम साइबर वॉर, साइबर युद्ध, हम अंतरिक्ष युद्ध, हम मानवीय या अमानवीयता, मानवीय युद्ध, फॉर एग्जाम्पल जैविक युद्ध, इन सब के बारे में 5th जनरेशन वॉर में ऐसे युद्धों को रखा जाता है। इन सब के बारे में अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इस क्षेत्र में हमें काम करना होगा। तो रिफॉर्म्स को ध्यान में रखा जाए तो चेंज आ रहा है, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे आप ध्यान रखिए कि वर्ष 2000 में हमने सीएपीएफ को स्पेशलाइज किया था और आज हम 2021 में आकर के सीएपीएफ के बीच में कोऑर्डिनेशन की मांग कर रहे हैं। अभी तक हमारी सेनाओं में तीनों सेनाएं अलग अलग स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती थी, लेकिन सीडीएस बनाया गया ताकि उनको कोऑर्डिनेट किया जाए। अब हम सैनिक थिएटर कमांड्स को निर्मित करने का काम कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन को विकसित। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही हम अपनी सैन्य सुरक्षा को और अधिक मॉडर्नाइज कर सकते हैं। अब यहां क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी? अगर हम इन सुधारों को करना चाहते हैं तो सुधारों के लिए आवश्यकता क्या होगी, पहले इस बात को ध्यान में रखा जाए, क्या जरूरत है हमारे लिए। अब यहां आवश्यकताएं करेंगे तो एक तो जब तक हम डिफेंस प्रोडक्शंस में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं या सेल्फ डिपेंडेंसी जब तक हमारी दूसरों के ऊपर रहती है, तब तक हम अपनी सुरक्षा को पूरी तरीके से नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे। तो एक आवश्यकता तो यह है कि सुरक्षा तंत्र का स्वदेशीकरण होना चाहिए। सुरक्षा खरीद का, इनफैक्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट का या आर्म्स डिपेंडेंसी जो हमारी सुरक्षा औजारों, ऐसा लिखें, का स्वदेशीकरण हो, प्लस जो रक्षा खरीद में आ रही समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए। खरीद की समस्याओं को दूर किया जाए, प्लस रक्षा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। आधुनिकीकरण, अगर ये सब काम आप करना चाहते हैं तो आपको अपने डिफेंस सिस्टम में रेडिकल, आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप जब भी आंसर, जब हम डिफेंस से रिलेटेड कोई आंसर करें या कोई प्रश्न पूछा जाए, तो ज्यादा अच्छा आंसर तब बन सकता है जब पूरे के पूरे डिफेंस स्टडी का, पूरे डिफेंस सिस्टम का एक ओवरव्यू आपके जहन में हो। ओवरव्यू मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ वॉर, नीड क्या है हमें, नेचर चेंज कैसे हो रहा है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखा। तो ये इतना चीज अब जब आप ध्यान रखेंगे तो आंसर को शुरू करने में आपको पूरा एक ओवरव्यू आपके सामने रहेगा। आंसर शुरू कर सकते हैं बड़े आराम से आप। तो अब आइए हमने क्या क्या चेंजेस इस वर्ष हुए हैं या कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं उनको देखा जाए। सबसे पहले हम रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण पर बात करते हैं। रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण का मतलब, स्वदेशीकरण सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी। एक तरीके से स्वदेशीकरण में इस जो सिप्री का रिपोर्ट था, जिसमें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हथियारों के आयातक और हथियारों के निर्यातकों की लिस्ट जारी करती है
और उस लिस्ट में भारत आयातकों में दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से हम दूसरे नंबर में हैं। सऊदी अरब ज्यादा हथियार खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें रक्षा हथियार खरीद नीति को अमेंड करने की आवश्यकता होगी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन करने की जरूरत होगी। अब यहां दो बातें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाती है कि आप टूल्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेपरेट रूप में खरीद रहे हैं या पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं। यहां जब रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण किया जाए तो तकनीकी की आवश्यकता भी हमें पड़ेगी। तकनीकी टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही है या समग्र रूप में मिल रही है, उस तकनीकी को लेकर के हम सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, ये बातें आती हैं। जैसे आप देखिए, सिप्री के तहत हथियार निर्यातकों की सूची में हम श्रेष्ठ हैं। अब हमने इन सब चीजों को देखते हुए एक रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को शुरू किया। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, डिफेंस एक्विजिशंस प्रोसेस 2020। इस रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो हमारी बनी होती थी, रक्षा खरीद प्रक्रिया के नाम से इसको जाना जाता था। पहले हम रक्षा खरीद करते थे, अब हम रक्षा अधिग्रहण करते हैं। तो बात आती है कि ये डिफरेंसेस क्या होगा। मतलब डिफेंस एक्विजिशंस प्रोसीड्यूर और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर में क्या डिफरेंस है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हम एक उपकरण से रिलेटेड छोटे छोटे टूल्स को प्रोक्योर करते थे, उसकी नीति, उसके बनाने का मैकेनिज्म हम लेते थे या नहीं लेते थे, या अश्योर नहीं होता था। मतलब जिस राष्ट्र से हम किसी रक्षा उपकरण को खरीद रहे हैं, साथ में उसे तकनीकी भी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, यह मायने नहीं रखता था। अब डिफेंस एक्विजिशंस प्रोसीड्यूर में होगा कि हम उससे समग्र रूप में उपकरण खरीदेंगे और प्लस तकनीकी भी होगी। अर्थात अब यह क्या होगा कि कुछ हथियार हमने खरीद लिया और बाकी का प्रोडक्शन हमारे देश में ही होगा, जिससे स्वदेशीकरण बढ़ेगा। तो रक्षा खरीद प्रक्रिया के स्थान पर आपने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को शुरू किया है। इसमें बेनिफिट क्या होगा? इसमें रक्षा उत्पादन की तकनीकी भी हमें मिलेगी, कुछ प्रोडक्शंस हम वहां से मंगवा लेंगे। अब इसकी खास विशेषताएं क्या होंगी जो आपका डिफेंस एक्विजिशंस प्रोसीड्यूर है। इसमें एक तो जितने भी उपकरण या टूल्स आयात किए जाएंगे, वो टूल्स का स्वदेशी निर्माण हो सकेगा। आयातित पूंजी जितने आप टूल्स होंगे उनका स्वदेशीकरण हो सकेगा। ग्लोबल भारत में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। जब वो स्वदेशीकरण बढ़ जाएगा तो हम उनके निर्यात करने के बारे में भी सोच सकते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन जब होना शुरू हो जाएगा तो भारत आगे उसको निर्यात भी करेगा। एक बात यहां पर आई, स्वदेशीकरण हो जाने से हम वहां पर निवेश को भी बढ़ा सकते हैं। एक फायदा यह मिलेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा सकते हैं। हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आपका डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस है, वहां 49% से बढ़ाकर के 74% कर दिया है। 74%, 74% हम एफडीआई रक्षा उपकरणों के निर्माण में कर सकते हैं। इससे एफडीआई आपको प्राप्त होगा रक्षा क्षेत्र में। सूचना के लिए इंफॉर्मेशन, जैसे रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अब क्या होगा कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। अभी तक जब तक रक्षा खरीद प्रक्रिया थी तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती थी। अब इंफॉर्मेशंस उस उद्योग जो कि निर्माण कर रहा है, उस उद्योग के द्वारा संचालित की जा सकेगी कि हमको क्या चाहिए, हमारी जरूरतें क्या है।
तो दुनिया के देशों को यह बात पता चल पाएगी कि भारत को किन किन चीजों की जरूरत है। विदेशी विक्रेता हमसे संपर्क कर सकेंगे। कल पुर्जों, लघु उपकरणों, इन सब के लिए संपर्क किया जाएगा, जिससे उत्पादन दर को हम और ज्यादा बढ़ा सकेंगे। भारतीय विक्रेताओं के लिए कुछ श्रेणियों में आरक्षण रखा गया है इस रणनीति के तहत, प्रोसीड्यूर के तहत। जैसे बाय इंडियन आईडीडीएम पर आरक्षण है। मेक 1 70% इंडियंस के लिए आरक्षित किया गया है। मेक 2 उद्योगों द्वारा वित्त पोषण या रक्षा उपकरणों का डिजाइन है, उनका विकास है, उनकी उत्पादन एजेंसियों की रणनीति, विशेषकर रणनीति का निर्माण करना कि किस तरीके से प्रोडक्ट, किस तरीके के उपकरणों का हम निर्माण करेंगे, उसको कौन तय करेगा। इन सब के लिए भारतीय विक्रेताओं और वेंडर्स के लिए हमने रिजर्वेशन रखा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण करने के लिए रखी गई। दूसरी बात यहां पर, तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में एक खास विशेषता तो यह है कि आयातित रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जाएगा। आयातित रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जाएगा। दूसरी इसकी खास विशेषता है कि हम समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया को संचालित कर सकेंगे। रक्षा खरीद प्रक्रिया या रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में समयबद्धता को ध्यान में रखा जा सकेगा, जिससे हमारी सेनाओं की आवश्यकताओं को या हमारे निर्यात की आवश्यकताओं को बढ़ाया जा सकेगा। हम त्वरित निर्णय ले सकेंगे, व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ा सकेंगे। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रक्षा उपकरणों की मांग करते हैं, जिनकी आपूर्ति हम कर सकते हैं। तो एक तो समयबद्धता आ जाएगी, पार्ट्स की बजाय पूरे के पूरे विनिर्मित उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि टेक्नोलॉजी हम समझ सकें। परियोजनाओं के प्रबंधन इकाइयों की स्थापना करने का काम किया जाएगा डिफरेंट क्षेत्रों में। परीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया की समयबद्धता के तहत। तो आप इसमें देखिए कि सबसे पहला काम तो ऑफसेट नीति में संशोधन किया जाएगा। ऑफसेट नीति में संशोधन करने का मतलब यह हुआ कि हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों की खरीद के लिए अंतर सरकारी समझौतों की प्रक्रिया को सरल कर लिया जाएगा, जिससे आप ये कह सकते हैं कि सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके तहत पार्ट्स की बजाय संपूर्ण उपकरण को खरीदा जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया जाएगा। परीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा। ये सब कंटेंट्स है। एकल चरण समझौते, जैसे पहले आपने सुना होगा कि हर क्षेत्र में मल्टी विंडो सिस्टम था, अब वो मल्टी विंडो सिस्टम डिफेंस सेक्टर में भी खत्म किया जा रहा है। यूनिट विंडो सिस्टम के कंसेप्ट को हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लीज प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। जैसे किसी को भूमि है, सेना के पास हमारी बहुत सारी जमीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनका कोई यूज नहीं हो पाता है। वहां पर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का उद्योग, प्राइवेट सेक्टर रक्षा उपकरणों के निर्माण का उद्योग लगाना चाहता है, तो हमको उसको लीज पर दे देंगे। लीज प्रक्रिया को सरल कर दिया जाएगा, जिससे समयबद्ध तरीके से उत्पादन हमारा बढ़ेगा। बाकी और क्षेत्रों में परिवहन को लेकर के, प्रशिक्षण को लेकर के, सिमुलेशंस को, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये रक्षा खरीद प्रक्रिया से परिवर्तन करके हम जा रहे हैं रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया पर। एक मोटा मोटी जो ओवरव्यू आपका बनेगा, प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशंस, इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है। खरीद और अधिग्रहण। जो खरीद होता है, अगर हम इसको देखें तो खरीद में वो चीज है जो हमने खरीदी, हमको वही मिलेगी बस, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। और अधिग्रहण में क्या हुआ,
अधिग्रहण मतलब हमने उसको पूरा, उसकी टेक्नोलॉजी को भी ले लिया, उसके संबंध में सारी चीजों को हमने प्राप्त कर लिया, जिससे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बढ़ावा दे सकेंगे। ये डिफरेंसेस आए। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का महत्व क्या रहेगा, उस पर चर्चा की जाएगी। तो इस प्रक्रिया से भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक स्थान प्राप्त हो जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। आयात पर निर्भरता के साथ साथ हम निर्यात को भी बढ़ावा देंगे। निर्यात बढ़ेगा अगर, तो इससे हमारे एफडीआई को, हमारे इकोनॉमिक वेल्थ को भी लाभ होगा। जैसे एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 में 1.7 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। तो ये हमारी होलिस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद करेगा। सशस्त्र बलों के द्वारा समय पर उपकरण प्राप्त हो सकेंगे, जिससे उन्हें समस्याएं नहीं होंगी, उनकी क्षमताओं में सुधार किया जा सकेगा। निजी क्षेत्रों की भूमिका को भी रक्षा अधिग्रहण में परिभाषित किया गया है, तो निजी क्षेत्रों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। तो 5-6 पॉइंट्स में आप इनके इस रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के इंपॉर्टेंस को लिख देंगे। तो एक जो रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण के लिए पहली हमारी रणनीति यह है कि हम रक्षा खरीद प्रक्रिया के स्थान पर रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को बढ़ावा दें। रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया। अब इसको हमने क्या कर लिया, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया क्या है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में वो प्रश्न को ऐसे बनाता है कि भारत विगत वर्षों से रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी स्थिति में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया कहां तक भारत को इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सुविधा उत्पन्न करेगी, इस प्रकृति का। तो आपका ज्यादातर आंसर कहां फोकस रहेगा, वो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया पर रहेगा। दूसरी बात, अब बात आती है कि खरीद प्रक्रिया में हमने क्या क्या सुधार किया। एक तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को हमने शुरू किया, रक्षा खरीद प्रक्रिया में भी तो सुधार की आवश्यकता होगी। जो चीज हम खरीद रहे हैं या डिफेंस प्रोक्योरमेंट है हमारा, उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, वो विगत कुछ वर्षों से बहुत चर्चा में रहा है। रक्षा खरीद प्रक्रिया हमारे देश में एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है कई कारणों से। एक तो वित्त की कमी, दलगत द्वेष, खरीद प्रक्रिया में एक मैकेनिज्म, लंबा मैकेनिज्म होता है, कितने जगहों से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। इतनी जटिल प्रक्रिया को हमने निर्मित किया हुआ है जिससे डिफेंस प्रोक्योरमेंट जटिल हो जाता है। इस जटिलता को ध्यान में रखते हुए हमने DFPDS को शुरू किया है। एस मतलब रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन करना रक्षा सेवाओं के लिए, रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब इसके आदेशों की मंजूरी के लिए बहुत सारा दाव पेच आप करने की जरूरत नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को रक्षा खरीदारी में भागीदार बना लिया है। हालांकि यह प्रक्रिया CDS के बनते ही शुरू हो गई थी। तो जैसे ही CDS बना तो तीनों सेनाओं के बीच में डिफेंस प्रोक्योरमेंट को कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता थी। बड़े पैमाने पर अलग अलग स्तरों पर जो रक्षा खरीद प्रक्रिया बटी हुई होती थी, उस रक्षा खरीद प्रक्रिया को इंटीग्रेट करना यह उद्देश्य था। जैसे आप देखिए, अगर डिफेंस में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है तो थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सबको एकीकृत किया जाएगा। एकीकृत रक्षा कर्मियों की एक सूची, कहां कहां इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है उनकी एक अलग लिस्ट तैयार हो जाएगी। उनको किस तरीके के प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता होती है उसकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो हमें रक्षा खरीद करना आसान हो जाएगा।
इसलिए इस डीएफपीडीएस में नए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं, जिससे जो सेना के फील्ड मार्शल्स होते हैं या फील्ड फॉर्मेशंस होते हैं, उनको और ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी। उनकी शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों का निर्माण किया जाएगा, जो कि उनकी खरीद प्रक्रिया को और सरल कर सकेंगे। इस तरीके से लगभग 500 करोड़ रुपए तक की खरीदारी शक्ति का प्रावधान या उसका अधिकार दिया जाएगा इन जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको, वो अपने स्तर पर 500 करोड़ रुपए का कोई भी रक्षा खरीद कर सकते हैं। इसमें स्वदेशीकरण अनुसंधान की व्यवस्था भी की गई है। स्वदेशीकरण अनुसंधान का मतलब यह हुआ कि हम देश के अंदर ही प्राइवेट सेक्टर में सरकार सहयोग करेगी कि आप रिसर्च करिए और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण करिए। सशस्त्र बलों के भी लाभ होंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है हमको कि प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट सौंपी थी वर्ष 2018 में एस्टिमेट कमेटी ने, और एस्टिमेट कमेटी ने बताया था कि प्रोक्योरमेंट में 4 खास बातें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो हमारे स्वदेशीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, जिसको तीव्र करने की आवश्यकता है, ऐसा प्राक्कलन समिति कहती है। दूसरा, सीमित स्वदेशी क्षमता है। विशेषकर रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में हमारी क्षमता बहुत कमजोर है, जिसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है। तो ये 3 खास बातें कही गई प्राक्कलन समिति के द्वारा। प्राक्कलन समिति की इस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए ही हमने डीएफपीडीएस प्रोग्राम को शुरू किया, ताकि हम रक्षा उपकरणों की खरीद को ठीक करें। तो प्राक्कलन समिति की रिकमेंडेशन आप ध्यान रखेंगे। एक तो स्वदेशीकरण की प्रक्रिया धीमी है, जिसको तीव्र करने की आवश्यकता है। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कमजोर है। सीमित स्वदेशी निर्माण इंस्ट्रूमेंट निर्माण क्षमता है हमारी। सीमित रूप से हम रक्षा बलों का मॉडर्नाइजेशन कर पाते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत कम है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत क्या कर रहा है, रक्षा खरीद नीति में हमने क्या क्या काम किया है, इसको जानने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि रक्षा खरीदारी में हमारी स्थिति क्या है। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। तीसरा देश। इनफैक्ट अपनी सेना पर देखिए, उत्पादन करके व्यापार करना एक अलग बात होती है, उसमें रसिया भी आगे है, लेकिन अपने उपयोग के लिए, अपने डिफेंस की क्षमता को विकसित करने के लिए यूएस और चाइना के बाद तीसरा देश है। लगभग 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च हम करते हैं अपने रक्षा बजट में। तो व्यय एक बहुत ज्यादा है। व्यय के वितरण की स्थिति को अगर देखा जाए तो 1/3 हम कैपिटल आउटले के रूप में करते हैं, 1/3 पूंजी परिव्यय है हमारा, जिसमें रक्षा खरीदारी शामिल होती है। जैसे रक्षा उपकरण है, रक्षा प्रणालियां हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको खरीदने का काम करते हैं। कितना? केवल 1/3। इसके बाद रक्षा खरीदारों में लगभग आधी रकम हमारी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास चली जाती है। तो अगर आप माने कि 73 बिलियन डॉलर में 1/3 हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, उस 1/3 प्रोक्योरमेंट में आधी हम बुलाते हैं। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। सबसे बड़े आयातक हैं हम। पहले स्थान पर सऊदी अरब और दूसरे स्थान पर भारत पहुंच जाता है, और ये पहला और दूसरा स्थान घटता बढ़ता रहता है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो व्यय और एक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है, इन बातों को ध्यान रखना है। अभी क्या होता है कि हम अपनी सेना को या सेना की क्षमता का पूर्णतः दोहन भी नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखिए, सेना जो हमारा ट्रूप्स होता है, सैनिक होता है, वो सेना में काम करता है
कुछ दिनों काम करने के बाद वो युद्ध क्षमता या युद्ध की प्रकृति का नहीं होता है, फिर हम उसको फैसिलिटेट करते रहते हैं। तो अब रणनीति यह बनाई जा रही है कि वो पूरा काम करेगा और उसको अन्य जगहों पर रखा जाएगा, उसकी नौकरी को पूरा किया जाएगा। इस क्षेत्र में भी बातें हमारी चल रही हैं। तो भारत की रक्षा खरीद व्यवस्था में समस्याएं क्या है? पहले तो हमने देख लिया कि खरीदारी में हम लोग बहुत अव्वल हैं, बहुत खरीदते हैं। फिर खरीदारी में क्या क्या जटिलताएं आ रही हैं, उसको यहां पर ध्यान रखा गया है। जैसे खरीद की जो प्रक्रिया है उसमें असामान्य देरी होती है, ऐसी देरी जिसे दुनिया के देश सोच भी नहीं पाते हैं, इतनी देरी हम कर देते हैं कभी कभार। वास्तविक डिलीवरी जिस समय होनी होती है उसे कई साल आगे हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप P75I पनडुब्बी को देख सकते हैं। 2 दशक से यह पनडुब्बी खरीदना पाइपलाइन में था हमारे, और अभी वर्ष 2021 में यह प्रस्ताव अनुरोध के चरण पर पहुंचा है। 2 दशक से हम P75I को खरीदने का काम कर रहे थे, तो कितना लंबा। अब इतने में तो तकनीकी ही बदल जाएगी। तो आप एक तकनीकी पर विचार कर रहे होते हैं, जब तक आप खरीदने की का मन बनाते हैं, आपका बजट आता है, तब तक पता चलता है कि मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में तकनीकी बदल गई। तो स्वभावतः जब आप इतना देर कर देंगे खरीदने में, तो आपको ओल्ड वर्जन ही मिल पाएगा। एक तो समस्या यह है। दूसरी समस्या हमारी रक्षा खरीद में है तालमेल से जुड़ी हुई समस्या। तालमेल मतलब हर क्षेत्र में, जैसे कोई भी बजट पारित करेगी तो पार्लियामेंट हाउस ही करेगी, लोकसभा करेगी। अब वहां पर दलगत तालमेल की कमी पाई जाती है। जितने भी हितधारक हैं रक्षा खरीद प्रक्रिया में, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे सेना और रक्षा मंत्रालय के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, सेना क्या डिमांड कर रही है, रक्षा मंत्रालय उसको किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, और फिर जिस बात को रक्षा मंत्रालय प्रोसेस करेगा उसको लोकसभा में रखा जा रहा है, तो अनुक्रिया क्या होती है, यह समस्या है। स्थिरता की कमी है। कई बार पॉलिसीज और डायरेक्शंस में बार बार बदलाव होते हैं। अब यह करना चाहिए, फिर थोड़ी देर में आता नहीं, अब ऐसा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी परियोजनाएं रद्द हो जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आधी परियोजना का पैसा हमारा चला गया और आधी परियोजना रद्द हो गई, तो वो पैसा भी हमारा फंस जाता है। प्लस बिचौलियों और भ्रष्टाचार आपने सुना होगा। हर क्षेत्र में बिचौलियों और भ्रष्टाचार विद्यमान रहते हैं, जिससे बहुत सारा पैसा किनके पास चला जाता है, उन बिचौलियों के पास चला जाता है। पॉलिटिकल विलनेस की कमी है, इच्छा शक्ति की। राजनीतिक इच्छा शक्ति सैन्य हथियारों पर नहीं रहती है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि डिफेंस में इतना खर्च करने की जरूरत क्या है, क्यों हम खर्च कर रहे हैं। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन किस तरीके से खर्च कर रहा है और क्यों खर्च कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेना में खर्च क्यों कर रहा है। किसी भी देश को सबसे पहले आवश्यक होता है कि वो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखे। अगर वो राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखता है या नहीं रख पाता है, तो उसका वैश्विक अस्तित्व कायम नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में किसी भी क्षेत्र में उसका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सैन्य साम्राज्यवाद स्थापित करना है, लेकिन सैन्य सुरक्षा एक आवश्यक चीज होती है। इसको लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और प्रॉब्लम है कि हम दीर्घकालिक परियोजनाएं और सूक्ष्मकालिक परियोजनाओं में अंतर नहीं करते हैं। दीर्घकालिक परियोजनाएं मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आपूर्ति के लिए अगर हम किसी राष्ट्र के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे वो परियोजना को कब कब कैसे कैसे निर्धारित करेगा, और सूक्ष्मकालिक परियोजनाएं वो कितने दिनों में वो होंगी। एक ही वेंचर हमने बनाया हुआ है,
वही ऑर्गेनाइजेशन दीर्घकालिक परियोजनाओं की तरफ भी जाता है, वही सूक्ष्मकालिक लघु परियोजनाओं के लिए जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं खरीद व्यवस्था पर जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। इन सब के लिए आज डीएफपीडीएस काम कर रहा है, जो परिचालन, खरीद, इन सब को देखेगा और रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुधार करेगा। रक्षा खरीद व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो अभी आपने देखा कि रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुधार करने के लिए हमने डीएफपीडीएस को बनाया। रक्षा खरीद प्रक्रिया के लिए ऐसा करने के लिए प्राक्कलन समिति ने रिकमेंडेशन किया था। प्राक्कलन समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने यह काम किया। प्राक्कलन समिति ने 3 बातें कही थी। इसके बाद हमने विचार करना शुरू किया क्या क्या चुनौतियां हैं रक्षा खरीद प्रक्रिया में, हमें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में। अब कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं या सुधार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा जो डीएफपीडीएस सिस्टम है वो क्या क्या कर सकता है। एक तो जितनी हमारी जरूरत है उनका शीघ्रता से निपटान किया जाए। नीड और प्रोडक्टिविटी के बीच में अनुकूलता होनी चाहिए। जैसे जैसे कहा जाता है देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के रूप में हो जाता है। देर से उत्पन्न किए गए सुरक्षा औजार असुरक्षा का कारण बन जाते हैं कई बार, क्योंकि आपने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और वो टेक्नोलॉजी आपको देर से मिलेगी, तो आपने किसी ना किसी देश को, जो आपका एनिमी स्टेट है, उसके किसी उपकरण को देखते हुए ही तो आपने वो प्रोक्योरमेंट किया था। लेकिन जब वो प्रोक्योरमेंट होगा, आपको प्राप्त होगा, पता चलता है कि दूसरे देश ने और ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट प्राप्त कर लिया, तो आपका इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया। तो इसके लिए जरूरतों की रिपोर्ट को जल्दी सौंपा जाए कि आपकी क्या क्या जरूरतें हैं। यहां पर सेना के लिए आवश्यक होगा कि सेना में एक अलग विंग बनाई जाए, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जो सभी क्षेत्र में सभी सैनिकों के आवश्यकताओं के बारे में स्टडी करे और उसकी रिपोर्ट रखे। प्लस खरीदारी प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हों, जितने भी पक्षकार हैं, उन सब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब उनकी जवाबदेही तय हो जाएगी तो खरीदारी उचित हो सकेगी। खरीदारी प्रक्रिया को भी सरल करने की आवश्यकता है। हितधारकों की संख्या को कम करने की आवश्यकता है। जो अभी एक फाइल दूसरे फाइल तीसरे ऑफिस में जाती है, चौथे ऑफिस में, तो सालों तो वो फाइल घूमती रहती है। तो यहां पर एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई जाए, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स को कम किया जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया आसान हो जाए। रक्षा उत्पादन में निवेश को और बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। निवेश को बढ़ाने के लिए सरलीकृत किया जाए ताकि एक तरफ जो हमारा उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ता जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया में हमारी निर्भरता कम हो जाए। रक्षा उद्योग, शिक्षा जगत, जैसे आप ये देखिए, आप सब जानते होंगे कितने विश्वविद्यालय हैं जहां पर डिफेंस स्टडीज पढ़ाया जाता है, ना के बराबर। कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर डिफेंस स्टडीज को, या कुछ ही ऐसे टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर डिफेंस स्टडीज के बारे में विचार किया जाता है। तो इस क्षेत्र में हमें रक्षा उद्योग, शिक्षा जगत को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यहां पर काम किया जा सके। इन बातों को ध्यान में रख करके आप पूरे के पूरे रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को बढ़ा सकते हैं। ठीक। अब तीसरी बात, तो यहां पर एक तो हमने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, रक्षा खरीद प्रक्रिया, पहले हमने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो इनोवेटेड है हमारी, रक्षा खरीद प्रक्रिया पहले से चल रही है, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरा, रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण यहां पर भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम
अपने डिफेंस सेक्टर को का स्वदेशीकरण कर रहे हैं तो मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि हमें कुछ क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है, जैसे मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के पक्ष में इन्होंने 4 बातें कही थी। वर्ष 2021 से लेकर के और 2026 की अवधि तक रक्षा क्षेत्र में हमारा जो खर्च होगा वो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का आकलन किया गया। अब इस 2.5 लाख करोड़ रुपए को आप कैसे देते हैं, इसके लिए आपके पास सोर्स क्या है? अगर हम सोर्स को डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं तो हमारे कंसोलिडेशन फंड पर बोझ कम पड़ेगा और हम बड़े आसानी से इसको निपटा सकेंगे। इसके लिए मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी MFDIS का कंसेप्ट लाया गया। MFDIS, इस MFDIS के तहत 4 बातें वित्त आयोग कहता है। पहली बात तो कुछ पैसा हमें भारत की संचित निधि से अंतरित करना ही होगा, एज यूजुअल हम लोग जो करते आए हैं। दूसरी बात, हमें रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से भी धन जुटाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी रक्षा क्षेत्र भूमि है या ऐसी भूमि है जो अधिशेष है, जो सरप्लस पड़ी हुई है, हर शहर में आप देखेंगे तो कैंटोनमेंट एरिया बड़े बड़े पड़े हुए हैं एकड़ों, और वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, वो पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि आप कैंटोनमेंट एरिया को प्राइवेट सेक्टर को बेच दीजिए, लेकिन हम उस कैंटोनमेंट एरिया में से जो रेस्ट पड़ा हुआ सरप्लस एरिया है हमारा, जो एक प्रकार से वहां पर सेना ने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया हुआ है अपना, उसका हम मौद्रीकरण प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लीज पर दे सकते हैं। उस लीज से हमें धन प्राप्त होगा, उस धन को हम अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम प्रोक्योरमेंट में प्रयोग करें, चाहे हम एक्विजिशंस में प्रयोग करें, चाहे हम उसके मॉडर्नाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट मॉडर्नाइजेशन, कहीं ना कहीं तो प्रयोग हुआ। तो एक नई चीज वित्त आयोग ने रिकमेंड करी कि हम अधिशेष रक्षा भूमि का मौद्रीकरण कर सकते हैं। चौथी बात, रक्षा भूमि से प्राप्त आगम का हम प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इस काम पर विचार किया जा रहा है और इन्होंने और भी सुझाव दिए थे, जैसे CAPF में जो रक्षा कर्मी, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी में काम करते हैं या आपके रेड कॉरिडोर में काम करते हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद को उन्मूलन करने में मदद करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा भूमिका वही निभा रहे हैं, CAPF या पैरामिलिट्री फोर्सेस। उनके अंदर अनसेटिस्फैक्शन भी देखा जाता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने कुछ दिनों पहले असम राइफल्स को देखा था कि उन्होंने कहा कि साहब ऑपरेशंस कंट्रोल अलग है और मैनेजमेंट अलग है हमारा, उससे हमें बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये समस्याएं कई बार ट्रूप्स के अंदर अनसेटिस्फैक्शन को पैदा करती हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में इनका असंतुष्ट होना किसी भी रूप में अच्छी बात नहीं होगी। तो वित्त आयोग ने लगभग 1000 करोड़ रुपए जिन CAPF ने बलिदान दिया है उनके परिवारों को प्रतिवर्ष देने के लिए कहा है। रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण में कैसे आप धन को जुटाएंगे, यह बात वित्त आयोग की रिकमेंडेशन थी, जिस पर विचार चल रहा है। आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं रिसेंटली, उसमें 3 खास बातें हैं। एक बात तो यह है कि रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए हम काम कर रहे हैं।
जिसमें हमने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 निर्मित की है, जिससे रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के साथ में रक्षा क्षेत्र का निर्यात भी हम कर सकेंगे। इसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई, रक्षा उत्पादन और निर्यात नीति 2020। दूसरी बात, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस एक्विजिशन नीति है हमारी, जिसका उद्देश्य भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मजबूत करना, ताकि बाहर से हम कुछ भी खरीदें उसका तुरंत हम उपयोग कर लें और अपना बना लें। वैसे तो हम दुनिया में कुछ भी अपना बना लेते हैं, हमारी तो आदत है, लेकिन यहां पर हमें इस क्षेत्र में भी इस बात को फोकस करना होगा। तीसरी बात, हम एक सृजन पोर्टल का सृजन किया है, हमने क्रिएशन किया है, वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल। इसमें जो विक्रेता कंपनियां हैं उनको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी कि भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काम कर रही डिफेंस सेक्टर की कंपनियां, उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके लिए सृजन पोर्टल बनाया गया है। इंटीग्रेशन है तो वो एक प्रकार से आपूर्तिकर्ताओं के साथ में हम बार्गेनिंग कर सकेंगे और हमें अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर हम समझें, अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो चिप के कारण से बहुत धीमे हो गया। क्यों हो गया? अगर ऐसा ही पोर्टल हमने कोई बनाया होता, चिप अवेलेबिलिटी कहां है, प्रोड्यूसर्स को भी बात पता चल जाती और कंज्यूमर्स को भी बात पता चल जाती। तो इसके लिए लोकेशंस का होना बहुत जरूरी है। तो सृजन पोर्टल्स बताएगा, वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल होगा ये, जहां पर आपको पता होगा, जैसे आप लोग सर्च करते हैं ना कि कोई चीज आपको खरीदनी होती है तो अमेज़न और ये और वो, ऐसा ही एक पोर्टल बनेगा। दूसरा बात, रक्षा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने अभी शिक्षा क्षेत्र में डिफेंस एजुकेशन पर हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, उसको हमने बहुत कमतर आंका है। अब हम डिफेंस एजुकेशन को बढ़ाएंगे और रक्षा उद्यमशीलता, ताकि नए नए तरीके की बातें सोच सकें, युवाओं के द्वारा सोची जाएं और डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत हो सके। इससे रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रक्षा क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन भी आएगा। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शंस पर एक काम किया जाएगा। दूसरा, सैन्य संगठनों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे अभी तक हमारी तीनों सेनाएं स्वतंत्रता पूर्वक परिचालित होती थी और इनके अलग अलग सैन्य कमांड भी बनाए जाते थे। स्वतंत्र परिचालन अच्छी बात है, फ्री या सबका ऑपरेशन अलग तरीके से हो, लेकिन वो बात 1970 के दशक तक ठीक थी, 1980 के दशक तक ठीक थी, मान लीजिए, जब प्रत्यक्ष युद्धों का प्रचलन था। आजकल प्रत्यक्ष युद्धों का प्रचलन नहीं है, आक्रमण नहीं होता है। अब सशस्त्र विद्रोह है, अब छद्म युद्ध है, गुरिल्लाई युद्ध है, साइबर वॉर है, अंतरिक्ष युद्ध है, बायोलॉजिकल वेपन्स वॉर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में हमको इनमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में सैनिकों के अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए तो हमने काम कर लिया, सीडीएस बनाया, लेकिन सीडीएस इंटीग्रेशन में कमांड का काम तो नहीं कर पाएगा। प्रोक्योरमेंट में कर सकता है, सरकार को अपना एक प्रकार से सीडीएस रक्षा मंत्री का सलाहकार के रूप में काम कर सकता है। वो बातों को बता सकता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन यहां पर हमें कुछ कमेटीज बनाने की आवश्यकता होगी। इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। सैन्य मामलों के या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन किया गया है। एक नया वेंचर बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में यह काम किया गया है। जिससे क्या होगा कि हम सैन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को और उससे जुड़े हुए रिलेशंस को डेवलप कर सकेंगे। एकीकृत युद्धक समूहों का निर्माण किया जाता है, जिसको आईबीजीएस कहा जाता है, इंटीग्रेटेड बैटल्स ग्रुप, ये बनाए जा रहे हैं। त्रिसेवा क्षमताओं के साथ थिएटर कमांडर
को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो संगठनात्मक स्तर पर भी हमने कुछ काम किए हैं। आधुनिकीकरण की दिशा में और भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स IADWS। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, तो अब यहां पर हम लोग भी इसे शुरू कर रहे हैं। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS भी शुरू किया है, तो ये मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाएगा। इस तरीके से हमारा डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होगा कुछ दिनों में, अगर इन सभी बातों को वास्तव में व्यवहारिकता प्रदान कर दी जाती है। तो अब बात आती है कि डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए, स्वदेशीकृत करने के लिए हमने हर स्तर पर काम किया। चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इन सब काम को करने के लिए? तो वही डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में विलंब। तो अगर विद्यमान चुनौतियां हो तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में विलंब, अधिक समय लग जाता है उसको अंतिम रूप प्रदान करने में। कोई भी आप देखिए, चाहे एक्विजिशंस हो, एक्विजिशंस तो अब हमने शुरू किया है, प्रोक्योरमेंट को देख लीजिए। कोई भी प्रोक्योरमेंट 7 से लेकर के 10 वर्ष में पूरा हो पाता है उसको अंतिम स्थिति तक पहुंचाने के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता और योग्यता की एक सीमा है। प्राइवेट सेक्टर को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लाया जा रहा है, लेकिन अब उसमें तीव्रता की कमी है। एक सुदृढ़ रक्षा औद्योगिक आधार का अभाव है। भविष्य में युद्धक प्रकृति पर संवाद की अनुपस्थिति है, क्योंकि आप नए रिक्रूटमेंट, नया एजुकेशन डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे और फिर आप एक सुझाव दे देंगे अपने आंसर में। सुझाव के तहत हम प्रमुख आयातक से प्रमुख निर्यातक बनने के लिए प्रयासरत हैं, और इस प्रयास में हमें एक सिद्धांत और विचारधारा का निर्माण करना चाहिए। तो विचारधारा को परिवर्तित, देखिए सोच को किस तरीके से चेंज किया जाता है। आप अभी तक एक आयातक थे, तो हमारी सोच ये थी कि साहब हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट को करेंगे तो हमारी रसिया है, यूएस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इजराइल है, इन सब के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। अब उस डिपेंडेंसी में हमें लोगों को डिपेंड बनाना है। किन क्षेत्रों में आप प्राइमरी फोकस करोगे? अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, इन देशों पर फोकस करेंगे, वहां के बारे में, वहां की स्थितियों के बारे में सोचेंगे। तो आगे की या सुझाव के तौर पर आप यह कह सकते हैं कि हम एक निर्यातक बनने की तहत एक विचारधारा का डेवलप करें। निजी क्षेत्र के समर्थन को प्राप्त करने के लिए तेजी से प्रोत्साहनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। उद्योग रक्षा अकादमी संपर्क का विकास करना चाहिए। रक्षा क्षेत्र का एक कंसोलिडेटेड आधार और मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो ये सब काम अगर हम कर लेते हैं तो स्थितियां ठीक हो जाएंगी और हम कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आगे पहुंच जाएंगे। तो ये डिफेंस उद्योगीकरण, स्वदेशीकरण के संबंध में हमने चर्चा करी। अब यहां पर एक फॉर्मेट आप तैयार कर लेंगे अगर सुरक्षा से संबंधित, तो अगर हमें रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण करना है तो यहां पर सबसे पहली बात आई रक्षा। उद्देश्य है हमारा रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण करना। अब रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण करने के लिए हम काम क्या कर रहे हैं? हमने 3 काम किए हैं। पहली बात, हमने रक्षा अधिग्रहण नीति का निर्माण किया।
अधिग्रहण नीति 2020, हमने रक्षा खरीद प्रक्रिया में सुधार किया, या डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, खरीद प्रक्रिया में सुधार, ये 2020 में हमने इस काम को किया। अब इनमें सब पॉइंट्स मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों प्रक्रियाओं में रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, क्षेत्र का आधुनिकीकरण आ जाएगा। रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण और सैन्य गठबंधनों का आधुनिकीकरण, दोनों बातें हो गई। फिर आप महत्व बता देंगे, फिर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इन सब कामों को करने में, चुनौतियां क्या हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, और फिर सुझाव क्या है। इस तरीके से अब अगर स्वदेशीकरण को लेकर के सवाल बनता है तो आप इन चीजों को देखेंगे, रक्षा अधिग्रहण नीति को बनता है तो भी आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। एक हॉलिस्टिक अप्रोच तैयार किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो डिफेंस से रिलेटेड एक टॉपिक ये हुआ हमारा, और अब एक टॉपिक हम एकीकृत थिएटर कमांड पर लेते हैं। एकीकृत थिएटर कमांड को कैसे किया जाएगा या किस तरीके से विकसित किया जाएगा। एकीकृत थिएटर कमांड होता क्या है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होता क्या है। अभी कुछ दिनों से इस शब्द का आप प्रयोग सुन रहे होंगे। तो अभी तक हमारी सेनाएं, जब से हम आजाद हुए 1947 से, हमारी सेनाएं पृथक रूप से संचालित होती हैं। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक संचालन होती हैं। इनका ऑपरेशंस ऑटोनॉमस है। नेवी है वो अपने तरीके से संचालित होती है, एयरफोर्स अपने तरीके से संचालित होती है, आर्मी अपने तरीके से संचालित होती है। विश्व की सबसे बड़ी सेनाएं हैं ये, जिनका स्वतंत्र ऑपरेशन है, स्वतंत्र संचालन है। अब यहां पर अगर हम वर्तमान कमांड सिस्टम को देखें तो 17 सैन्य कमान है हमारे देश में, तीनों सेनाओं को मिलाकर के। इसमें 7 सैन्य कमान थल सेना के पास हैं, 7 कमान वायुसेना के पास हैं, और 3 सैन्य कमान नौसेना के पास है। ऐसी स्थिति में 2 एकीकृत सैन्य कमान भी हैं हमारे पास में, जो परमाणु संपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके हमने बनाई है। एक तो अंडमान या निकोबार सैन्य कमान, जो परमाणु संपत्तियों की सुरक्षा के लिए है, और एक स्पेशल फोर्सेस कमान। ये एकीकृत सैन्य कमान 2 है। तो 7 थल सेना की, 7 वायुसेना की 14 हो गई, 3 नौसेना की 16 हो गई, और 2 एकीकृत सैन्य कमान 18 हो गई, राइट। अब क्या हो रहा है, वर्ष 2019 में हमने त्रिसेवा संस्थानों का निर्माण किया। त्रिसेवा संस्थानों का मतलब एक स्टडी करने के उद्देश्य से कि हम अपनी सैन्य कमानों में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे कैसे काम कर सकते हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेशल एजेंसी, साइबर स्पेशल एजेंसी, आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन स्टडीज, ये सेंटर्स बनाए गए हैं जो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने सैन्य कमानों में परिवर्तन ला सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इन सभी स्टडी सेंटर्स ने एक सुझाव दिया है कि हमें एकीकृत थिएटर कमांड के बारे में विचार करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अब बात आती है कि एकीकृत थिएटर कमांड होता क्या है। तीनों सेनाओं को इंटीग्रेटेड रूप से थिएटर कमांड के अंदर, एकीकृत कमांड के अंतर्गत लाया जाए, तीनों सेनाओं। और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि अब जब
स्पेशल स्थिति नहीं है, कोऑर्डिनेशन आ गया है। हालांकि एकीकृत सैन्य कमांड के लिए रिकमेंडेशन 1999 से ही आप डीबी सेतकर समिति है या कारगिल समीक्षा समिति है, उनके द्वारा दिया गया था कि हमें एकीकृत सैन्य कमांड को बनाना चाहिए। जैसे आपको याद हो कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो वो मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में था, कश्मीर क्षेत्र में युद्ध हुआ था, और कारगिल कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन कोस्टल गार्ड को मजबूत करने के लिए भी दिए थे। आगे चल करके वही रिकमेंडेशन जब मुंबई 26/11 का हमला हुआ तो उन रिकमेंडेशंस को हमने सोचा कि हमें ध्यान रखना चाहिए था कि क्या है। तो एक एकीकृत स्थिति को निर्मित करने के लिए सेटकर कमेटी या कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दिए। वर्तमान में हम 6 एकीकृत सैन्य कमांड बनाने का पर विचार कर रहे हैं, जिसमें उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, वायु रक्षा कमान, समुद्री थिएटर कमान, रसद लॉजिस्टिक कमांड, ये 6 कमांड्स होंगे। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस थिएटर मॉडल को मूर्त रूप देने के लिए, व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए एक मैन मैंडेटर होगा, अधिदेश जारी करेगा, उनके तत्वाधान में यह काम किया जाएगा। ऐसी संभावनाएं हैं या ऐसा लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक हम इस एकीकृत सैन्य कमांड का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये दुनिया के अन्य देशों में एकीकृत सैन्य कमांड्स हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहली बार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का निर्माण किया गया था। वर्तमान में उसके पास 6 भौगोलिक और 4 ऑपरेशनल से एकीकृत सैन्य कमांड है, एकीकृत कमांड मौजूद है। तो इंटीग्रेटेड सैन्य कमांड में सभी क्षेत्रों की तीनों सेनाओं को एकीकृत करके एक कमांड के अंतर्गत लाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि आखिर हमें सैन्य कमांड्स जो 1947 से लेकर के और अब तक चलती आ रही हैं, उसको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला जवाब, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति सैन्य कमांड्स को चेंज करने के लिए आवश्यक होगी। बेहतर संसाधन दक्षता, अगर आप संसाधनों को बेहतर तरीके से निर्मित और उनका उपयोग करना चाहते हैं तो एकीकृत सैन्य कमांड होना चाहिए। खरीद प्रक्रिया को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो एकीकृत सैन्य कमांड होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में हम सुधार करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कमांड होना चाहिए। अगर हम पड़ोसी देशों की सैन्य क्षमताओं में या पड़ोसी देशों की सैन्य क्षमताओं के साथ में तुलनात्मक स्थिति को रखना चाहते हैं तो सैन्य कमांड एकीकृत होना चाहिए। जैसे आप देखिए, हमने एलओसी को देख करके हमने एक सैन्य कमांड बना ली। अब एलएसी की प्रॉब्लम क्या है और एलओसी और एलएसी में क्या कोऑर्डिनेशन आ रहा है? सीपैक प्रोजेक्ट चाइना ने चलाया। सीपैक प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बढ़ा। अब ऐसी स्थिति में चीन की सेना पाकिस्तान के अंदर भी तो है, चीन की सेना के काम करने का तरीका पाकिस्तान बॉर्डर में भी तो है। तो पहले जो आपने एलओसी सैन्य कमांड को निर्मित किया था वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए बनाया, लेकिन अब चीन का इन्वॉल्वमेंट भी वहां पर है, तो आपको उसे बदलने की आवश्यकता होगी। मतलब अगर कोई आपसे पूछे, प्रश्न आपके सामने यह हो कि हम आज एकीकृत सैन्य कमांड को बनाने के लिए आतुर क्यों हैं, क्या आवश्यकता है, तो 4-5 बातों में हम अपना जवाब दे सकते हैं। पहली बात क्या? युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, बेहतर संसाधन दक्षता, या जो हमारे पास कैपेसिटी है उसका प्रयोग हम बेहतर तरीके से कर सकें, खरीद प्रक्रिया को हम बेहतर बना सकें, एक्विजिशंस प्रक्रिया को बेहतर बना सकें, हम निर्णय निर्माण प्रक्रिया को अच्छा कर सकें,
पड़ोसी देशों की सैन्य क्षमताओं के साथ हम तुलनात्मक स्टडी कर सकें। इन सब क्षेत्रों को, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें एकीकृत थिएटर कमांड की आवश्यकता पड़ती है, राइट। अब बात आती है कि एकीकृत थिएटर कमांड्स को निर्मित करने में चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं भारत के सामने। तो आप देखिए कि छोटा देश नहीं है हमारा, बहुत बड़ा देश है और डिफरेंट टाइप का टेरेन एरिया है, डिफरेंट टाइप की समस्याएं हर क्षेत्र में, हर सीमा में है। हर क्षेत्र, हर सीमा, आंतरिक क्षेत्रों में भी और सीमागत क्षेत्रों में। तो यहां सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने भौगोलिक विस्तार की है। संपूर्ण भौगोलिक विस्तार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत सैन्य कमांड का निर्माण करना कई बार जटिल हो जाता है, क्योंकि वहां इंटीग्रेशंस में बहुत सारे नए नए लूप होल्स आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, अंतर सेवा संघर्ष की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, क्योंकि अभी तक सैनिकों के अंदर एक स्ट्रीम पर काम करने की आदत रही है। अंतर सेवा सैन्य संघर्ष की संभावना का आप उदाहरण सीधे असम राइफल्स को लेकर के देख सकते हैं। तो स्थिति यह उत्पन्न हो जाएगी कि पहले किस सैन्य कमांड के अंदर हुआ करता था, अब उसको कौन कमांड देगा। एकीकृत सैन्य कमांड के अंदर एक समिति का निर्माण किया जाएगा, उस समिति में क्या स्थितियां आएंगी, तो यह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थिएटर कमांड की विशेषज्ञता अभी तक हमारे पास है नहीं और यह समय बहुत ही संक्रमणशील है और बहुत ही संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कहीं हमें कष्टकारी ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ चीन वो एक एनक्रोच पॉलिसी के तहत काम कर रहा है, पाकिस्तान अलग एक स्थिति को पैदा कर रहा है। तो यहां ऐसे समय में थिएटर कमांड को निर्मित करना क्या उचित रहेगा। तो यहां पर एक बात आती है कि हमारे पास विशेषज्ञता कमी है और वस्त समय संक्रमणशील है, तो थिएटर कमांड को निर्मित करने में बहुत सावधानी रखना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि थिएटर कमांड नहीं बनाना, एकीकृत थिएटर कमांड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एकीकृत थिएटर कमांड बनाने के लिए ऐसे ही समय की आवश्यकता भी होती है और सबसे जटिलता भी इसी समय होती है। संक्रमण में ही नए सिद्धांतों और नए विचारों का जन्म होता है, शांति काल में नहीं होता है। अशांति में ही जन्म होता है, अशांति में ही नए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑपरेशन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, वित्तीय बाधाएं अलग हैं, फंडिंग की प्रॉब्लम्स भी आपको रहेगी। ये सब चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को दूर कर लिया जाए तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हमारे लिए बढ़िया होगी। सुझाव भी आप कुछ दे सकते हैं, जैसे एकीकृत थिएटर्स कमांड को लेकर के मतभेद भी हैं और यहां पर वायुसेना अभी भी तैयार नहीं है। वायुसेना को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो संपत्ति है उस संपत्ति को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय की सहमति भी एकीकृत थिएटर कमांड्स पर अभी फुल फ्रीडम नहीं दे रही है। डिसीजन मेकिंग को सुव्यवस्थित करने में समस्याएं हैं, इनको करना होगा आपको। अगर हम सुझाव देना चाहें तो सबसे पहला काम हम मतभेदों का निवारण करें जो एयरफोर्स या आर्मी के बीच में बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय की सहमति को बनाया जाए, डिसीजन मेकिंग को सुव्यवस्थित किया जाए, लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से और अन्य सुधारों को बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को निर्मित कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका दूसरा टॉपिक एकीकृत सुरक्षा, एकीकृत सैन्य कमांड के बारे में हुआ। ये दो बातें आपको डिफेंस क्षेत्र में ध्यान रखना था। कई सब टॉपिक हमने देख लिए। एक तो रक्षा स्वदेशीकरण, रक्षा
जो डिफेंस एक्विजिशंस है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, संगठनात्मक क्षमता का विकास है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है, इन सब पर चर्चा कर ली। अब हम कुछ मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं सीमा सुरक्षा और प्रबंधन के संबंध में। थोड़ा सा ब्रेक और इसके बाद हम सीमा सुरक्षा और प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। ठीक, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, सीमा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और प्रबंधन। सुरक्षा और प्रबंधन, इससे जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आप सब लोग सीमाओं के एक ओवरव्यू के बारे में तो परिचित होंगे ही। लगभग 15,000 किलोमीटर की हमारी सीमाएं हैं, कोस्टल और स्थलीय सीमाओं को मिलाकर के। तो 7,500 किलोमीटर लगभग स्थलीय और उतना ही हमारी कोस्टल एरिया है। यहां पर क्या क्या चुनौतियां हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं सीमा प्रबंधन के बारे में आपको एक व्यू दे देता हूं कि क्या क्या हमें फोकस करना होगा। एक तो सीमा की स्थिति के बारे में आप जानते रहिए, जो जानते ही होंगे आप लोग। सीमाओं की जटिलता के बारे में आप जानते होंगे। जटिलता, ठीक। अब ये खास कर हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जटिलताएं क्या है। तो आप प्राकृतिक जटिलता, जो टेरेन एरिया को लेकर के हो जाती है, और मानवकृत जटिलता। प्राकृतिक जटिलता में स्थलाकृतियां कैसे प्रभावित करती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर पर चर्चा करें तो गुजरात का कच्छ रण का क्षेत्र है, वो एक अलग स्थिति को पैदा करता है। कश्मीर का क्षेत्र है एलओसी का, वो एक अलग स्थिति को पैदा करता है। एजीपीएल है, वो अलग स्थिति है। राजस्थान बॉर्डर है, वो अलग सिचुएशन को पैदा करता है। तो डिफरेंट स्थलाकृतियां होने के कारण से सुरक्षा करने की समस्या और मैनेज करने की समस्या जटिल हो जाती है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, पाकिस्तान से लेकर के और इधर बांग्लादेश तक, कोस्टल एरिया में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको फोकस करेंगे। मानवकृत जटिलता में आप अवैध आप्रवासन, घुसपैठ, तस्करी, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब इन सीमाओं की जटिलता को देखते हुए सीमा सुरक्षा और प्रबंधन, सुरक्षा और प्रबंधन की रणनीति क्या है। यहां मानवकृत जटिलता में आप सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए पाकिस्तान और चीन के साथ स्टैंड ऑफ को भी देख सकते हैं। वो भी सीमा सुरक्षा और प्रबंधन की भारत ने रणनीति क्या अपनाई और इस रणनीति में क्या कमियां रही। अगर रणनीति को हम दो भागों में बांट दें तो पारंपरिक रणनीति, जिसमें सिंगल लेयर फेंसिंग, डबल लेयर फेंसिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। ये अब आज की परिस्थिति में ऐसी जटिलताओं को देखते हुए बहुत सुरक्षा कर पाने में सफल नहीं है। तो अब हम आधुनिक रणनीति या उत्तर आधुनिक रणनीति पर चर्चा करें। ऐसी स्थिति में
सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां से एक टॉपिक आपका बनाया गया है। तो पहला टॉपिक हमारा है सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसको ध्यान में रखा जाए। एक फॉर्मेट आपके दिमाग में आ गया। अब आधुनिक रणनीति हमारी क्या है, उस आधुनिक रणनीति में टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, यह देखना है। तो सीमा सुरक्षा एवं प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका। विगत कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि हम टेक्नोलॉजी पर बॉर्डर मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं। स्मार्ट फेंसिंग, विशेषकर पाकिस्तान बॉर्डर में, बांग्लादेश बॉर्डर में डबल लेयर फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग, ये सब काम किया जा रहा है। और इस काम को करने के लिए हमने एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को बनाया है, CIBMS को, ताकि बॉर्डर को एक अच्छी तरीके से निगरानी किया जा सके। साथ में भूमि, जल, वायु या भूमिगत तरीके से होने वाले हमलों को, आक्रमणों को, घुसपैठ को रोका जा सके। तो जो हमारा CIBMS है वो इलेक्ट्रॉनिक अवरोध को ध्यान में रख करके काम कर रहा है। इसमें हम लिडार प्रणाली को प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेंसर होंगे, इंफ्रारेड सेंसर होंगे, कैमरे होंगे, ऑटोनॉमस गन सिस्टम होगा। ऑटोनॉमस गन सिस्टम के तहत हम टारगेट कर सकेंगे, वो देख सकेगा कि कौन है। मतलब गन को और कैमरों को एक साथ असेंबल किया गया है ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा समस्या उत्पन्न हो रही है। तो प्रौद्योगिकी के तहत सबसे पहले हम प्रौद्योगिकी को एकीकृत प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए, सीमा प्रबंधन का एकीकरण एवं प्रौद्योगिकी। सीमा प्रबंधन का एकीकरण करने के लिए CIBMS तो आपके पास है ही। अब CIBMS में हमने टेक्नोलॉजी को और ज्यादा फोकस कर दिया। तो मौजूदा प्रणाली में जितने तरीके की हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे टेलीविजन कैमरा, CCTV सामान्य हो गए हैं आजकल। थर्मल इमेजर्स जो दूर से ही ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं को देख लेता है, वो उसको सेंस कर लेता है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। नाइट विजन कैमरास का प्रयोग किया जा रहा है, सेंसर्स हैं, ये सब काम हम कर रहे हैं। सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने पर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो एक तो सीमा सुरक्षा के लिए आपने ये काम कर लिया। दूसरा, CIBMS के तहत ही हम सीमा व्यापार प्रणाली को भी और ज्यादा सुगम बना रहे हैं। यहां आपको बॉर्डर मैनेजमेंट का डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना होगा। सीमा प्रबंधन का आशय क्या है? नॉन बोनाफाइड ट्रैवलर्स को रोकना और बोनाफाइड ट्रैवलर्स को फैसिलिटेट करना। नॉन बोनाफाइड ट्रैवलर्स कौन होता है? जो अवैध है, अराजक है, आपके देश के अंदर अशांति पैदा करता है, असुरक्षा पैदा करता है, जैसे आतंकवादी,
तस्कर, इनको रोकना। और बोनाफाइड ट्रैवलर्स कौन है? जो हमारे देश के साथ वैध तरीके से व्यापार करता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है, वो बोनाफाइड ट्रैवलर्स है। उनको हमें फैसिलिटेट करना है। तो अब हमने, पहले क्या होता था कि सीमा प्रबंधन में या CIBMS में हम हर्डल्स को क्रिएट करते थे। रोको, किसको रोको? अवैधता को रोको। वैधता को फैसिलिटेट करने के लिए हम काम नहीं करते थे। लेकिन अब नया CIBMS में हमने सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के आउटपोस्ट का बनाना भी शुरू किया है। ब्लॉकचेन तकनीकी का हम प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर त्वरित और सुरक्षित रूप से बॉर्डर को या आने जाने वालों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। माल का आवागमन, लोगों का आवागमन, इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बेहतर खुफिया जानकारी और निगरानी को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए आप सिंथेटिक अपर्चर राडार का प्रयोग कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा पर एक कमेटी आई थी, मधुकर गुप्ता कमेटी आई थी, और उस मधुकर गुप्ता कमेटी के तहत CIBMS हमने बनाया था, और आज इसको और ज्यादा एक्सपेंस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सीमा प्रबंधन का एकीकरण हमारे पास 2015 से ही है। इसमें प्रौद्योगिकी का प्रवेश किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के प्रवेश में हमने दो बातें देखी हैं, एक तो बाधक और एक साधक। बाधक मतलब उन इंस्ट्रूमेंट्स का, उन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं जो अवैध को रोके, और साधक मतलब उन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं जो बोनाफाइड्स को फैसिलिटेट करें। ठीक है ना, अच्छे ट्रैवलर्स को फैसिलिटेट करें। ये काम हम यहां पर कर रहे हैं। अब बात आती है कि सीमा प्रबंधन से संबंधित कौन कौन से चुनौतियां, चैलेंजेस हैं हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए देखे जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या फंडिंग की है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था इस समय, हालांकि अब तो ग्रोथ रेट बढ़ा है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक कोविड-19 के इफेक्ट से या बहुत सारी समस्याएं थीं, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई थी। अर्थव्यवस्था में गिरावट होने के बावजूद टेक्नोलॉजी जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो उसका प्रयोग करना है, तो सबसे बड़ी समस्या यह है। दूसरी बात है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग अब नई टेक्नोलॉजी के उसमें नहीं आएगा। तो बहुत सारा जो हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है वो अब प्रयोग नहीं आएगा। जैसे तारबंदी आप देख लीजिए, फेंसिंग करते समय उन तारों का कोई प्रयोग नहीं है आपके लिए, क्योंकि अब आप स्मार्ट सेंसर लगाएंगे। तो बहुत सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब जाएगा, उसका क्या कंजम्पशन होगा, कैसे किया जाएगा वो। तीसरी बात, हम टेक्नोलॉजी को आयात करके फेंसिंग कर सकते हैं, स्मार्ट सेंसर लगा सकते हैं, ड्रोन्स की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उस तकनीकी को ऑपरेट करने का स्किल भी तो हमारे पास होना चाहिए। अभी तक हमने उसको विकसित करना, क्योंकि अगर इजराइल आपको स्मार्ट फेंसिंग में मदद करेगा तो इजराइल ही आपकी स्मार्ट फेंसिंग को रक्षा करेगा, ऐसा तो उचित नहीं है। इसके लिए आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो हमारे यहां पर इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है। कम से कम इतना एक्सपर्टाइजेशन होना जरूरी है ताकि हम वो जो हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है बॉर्डर मैनेजमेंट में, उसका मरम्मत कर सकें, उसका रख रखाव कर सकें, उसका ऑपरेशन कर सकें, जैसे जरूरत पड़ने पर उसको एक्टिवेट कर सकें। तो ये स्थिति है। साथ में स्मार्ट फेंसिंग के लिए कई बार टेरेन एरिया होने के कारण से या भूस्थलाकृतियां ऐसी जटिल होने के कारण से प्रतिकूल कंडीशंस को भी पैदा करते हैं। जैसे एक प्रमाण के तौर पर बहुत सारा क्षेत्र, सीमागत क्षेत्र ऐसा है जहां पर रिवेरियंस हैं, नदियां बहती हैं, वहां पर आप सेंसर कैसे करेंगे? हालांकि हेज मॉडल्स का विकास हुआ है और बांग्लादेश बॉर्डर में हम उसका प्रयोग कर भी रहे हैं, लेकिन वहां पर रिवेरियंस होने के कारण से स्मार्ट फेंसिंग को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
और ये काफी क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 12.36% हिस्सा नदियों के किनारे है, जहां पर आपको स्मार्ट फेंसिंग करने में जटिलता होगी। बांग्लादेश में यह हिस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश से हम 54 नदियों को शेयर करते हैं, 54 रिवर्स। लगभग 37% रिवर बैंक है, जहां पर आपको समस्याएं उत्पन्न होगी सेंसर्स को करने के लिए। इसके लिए हेज मॉडल है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, खर्चीला होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो बिजली की आवश्यकता होगी। लेकिन परिधि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की हालत आप जानते ही हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती को। पता चले बिजली नहीं है तो कैमरे बंद, कैमरे बंद तो घुसपैठ शुरू। तो मैनुअल को बनाए रखते हुए ही आप स्मार्ट फेंसिंग को रखेंगे। तकनीकी पर उतनी विश्वसनीयता तभी हो पाती है जब तकनीकी के बारे में पूर्ण अश्योर हो कि यह कभी धोखा नहीं देगी। तो अभी आप ये देखिए, हम लोग तो फिर भी ठीक है। यूरोपीय देशों में, ब्रिटेन में चले जाएं तो वो अब क्या करते हैं कि लोग, वहां के कॉमन पीपुल्स, वो ई ट्रांजैक्शन को पर विश्वास नहीं करते। ब्रिटेन जैसा देश जो रिच है, अमीर देश है, लेकिन उनको अभी ई ट्रांजैक्शन पर विश्वास नहीं है। वो नहीं करते एटीएम पेटीएम जितनी मात्रा में फ्रीक्वेंटली हम करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो अपने वैयक्तिक जरूरतों के लिए एटीएम पेटीएम यूज नहीं करते हैं, तो सीमागत सुरक्षाओं के लिए क्या तकनीकी पर इतना अश्योर हुआ जा सकता है? ये एक समस्या है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम यहां पर पूरी तरीके से कर रहे हैं, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत। अब क्या किया जाए? यहां दो बातें देखी। इंटीग्रेटेड या CIBMS के तहत प्रौद्योगिकी का प्रवेश किया जा रहा है, उसमें चुनौतियां भी आ रही हैं। तो क्या सुझाव है हमारे सामने, कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं? तो एक तो वित्तीय बोझ को साझा करना होगा। इसको साझा करने में क्या किया जाए कि दो तरीके होते हैं। या तो आपका पड़ोसी देश, जिस क्षेत्र में आप बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए फेंसिंग कर रहे हैं या स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी निभाए। इसकी संभावनाएं कम है हमारे यहां पर। अब जैसे आप यूएस और कनाडा को देखिए, यूएस और मैक्सिको। तो यूएस और मैक्सिको ने बॉर्डर फेंसिंग पर साझा किया है धन को, मतलब जो खर्च आया है उन दोनों ने शेयर किया है। लेकिन आप बताइए, क्या पाकिस्तान शेयर करेगा आपसे, साझा करेगा? क्या चीन साझा करेगा? बहुत हद तक अगर आप कोशिश करेंगे तो बांग्लादेश साझा कर सकता है। चलिए ठीक है, हम लोग बॉर्डर मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और भारत में अवैध आप्रवासन एक सामान्य और कॉमन प्रॉब्लम है, तो वहां पर किया जा सकता है। बहुत कोशिश करेंगे तो भूटान के साथ कर लेंगे आप, तो भूटान शेयर करने में फिर कहेगा कि उधार दे दो, हम तो शेयर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। नेपाल के साथ आप शेयर करेंगे तो वो भी कहेगा पहले उधार दे दो फिर शेयर कर लेते हैं। तो ये जो एक वित्तीय बोझ को साझा करने वाली रणनीति जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कनाडा और मैक्सिको से फैसिलिटेट होती है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। मतलब पूरा का पूरा बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? वो भारतीय अर्थव्यवस्था के पास पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब आप निवेश ले सकते हैं, वित्तीय बोझ को कम करने के लिए दुनिया के देशों का सहयोग ले सकते हैं। तो प्रबंधन में दुनिया के देशों का सहयोग लेना, सीमागत सुरक्षा में दुनिया के देशों का सहयोग लेना कितना तर्कसंगत होगा और कितना सुरक्षित होगा, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक होगा। क्यों? मान लीजिए आप यूएस के साथ लेते हैं, तो यूएस कितना विश्वसनीय मित्र है आपका? अब तक कई बार तो पाले बदल चुका है। 1962 में वो आपके साथ था, 1970-71 के दशक में वो पाकिस्तान और चीन के साथ था,
2000 के दशक में वो पाकिस्तान के साथ था, 2015 के बाद वो आपके साथ है, भविष्य में वो किसके साथ होगा? तो आपने बॉर्डर प्रोविजंस को अगर यूएस के साथ ऐड ले लिया तो समस्या। रसिया भले ही आपका एक नेचुरल अलाई है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि रसिया आजकल चीन के तरफ झुका हुआ है। रूस और चीन के बीच में 100 अरब से ज्यादा डॉलर का व्यापार है। हमारा तो रूस के साथ 10 बिलियन डॉलर का ही व्यापार है, तो चीन उसका आजकल बड़ा मित्र है। तो वहां मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें फंड की जरूरत है, यह हमारी एक समस्या है। दूसरी समस्या है क्षमता निर्माण। टेक्नोलॉजी में हमारे पास अपनी क्षमता होनी चाहिए, और अभी आज की परिस्थिति में जब हम इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन या इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम दूसरों पर डिपेंड हैं, विशेषकर इजराइल जैसे देशों पर हम डिपेंड हैं। तो उससे हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना और अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरी बात, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बॉर्डर मैनेजमेंट में ना के बराबर है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी को कितना बढ़ाया जाए और किनको पार्टिसिपेट किया जाए, विदेशी निवेश क्या यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं, इन पर सोचने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी आजकल निरंतर परिवर्तित होती है, तो टेक्नोलॉजी में जब तीव्र इनोवेशन होता है तो क्या आप सक्षम हैं उस तीव्र इनोवेशन को करने में आगे चल करके? इन सब पर विचार करके ही हमें प्रौद्योगिकी, तो आपने दोनों चीजें, प्रौद्योगिकी को बढ़ाना हमारी आवश्यकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी के बढ़ने के खतरों को भी ध्यान में रखना हमारी आवश्यकता है। ठीक, अगर हमने वो पता चला रोबोट से हम काम करने लगे, तो आपने फिल्म में देख ही लिया था, वो रजनीकांत की एक फिल्म आई थी, कहीं उल्टी ना चप्पड़ जाए बाजी, तो उसको ध्यान में रख करके आप काम को करें। तो इस तरीके से हम सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को लेकर के एक प्रश्न बना सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप में स्वीकार करना कहां तक तर्कसंगत होगा, तो यहां पर आप एक आंसर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आई बात समुद्री सुरक्षा को लेकर के। दूसरी बात, बॉर्डर मैनेजमेंट में समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा भी इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी रिसेंटली समुद्री सुरक्षा को लेकर के 5 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए हैं, या 5 सूत्रीय कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। इस कारण से समुद्री सुरक्षा काफी चर्चा में है और दुनिया के देश समुद्री सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में ब्लू इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में सामने आएगा। समुद्री संसाधनों का प्रयोग, जब आपके देशों के अंदर प्राकृतिक संपदाएं कम हो जाएंगी तो समुद्रिक संपदाओं का प्रयोग करना अपने अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी का जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने 5 सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा है, समुद्री माहौल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मानवीय सुरक्षा है, इन सब समस्याओं पर ध्यान रख करके इसको बनाया जाएगा। तो अब भारत को समुद्री सुरक्षा में ध्यान देने की कितनी जरूरत है, मुद्दा यह आता है, क्या भारत को समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है? क्यों हमें फोकस करने की जरूरत है? तो यह आपको ध्यान होगा, हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार
का लगभग 95% हिंद महासागर से होता है। मतलब 95% ट्रेड हम हिंद महासागर से करते हैं। तटीय सुरक्षा लगभग 7,000 किलोमीटर का हमारे तट है। तो तटीय सुरक्षा हमारे लिए आज जरूरी हो गई है कई कारणों से। एक कारण समुद्री लुटेरों का प्रभाव, चीन का बढ़ता हुआ साम्राज्यवाद, चीन के द्वारा घोषित रूप में मोतियों की माला को संचालित करना और उसके आधार पर वो पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब क्षेत्रों में अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना, ये हमें संवेदनशील बना देता है। तो एक कारण तो हो गया कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापक मात्रा में है। दूसरा, हमें अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना दो कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों या तस्करों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी हो जाता है। इसके बाद आज ब्लू इकोनॉमी का प्रभाव बढ़ रहा है। दुनिया के देश अब नीली अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं और आर्थिक गतिविधियां समुद्री संसाधनों पर किस तरीके से आश्रित होती हैं, ये एक बात से पता चल जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 4.1% हम समुद्री तत्वों पर निर्भर हैं। अभी इस निर्भरता को हम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। फिशिंग करना, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना, पेट्रोलियम है, मैग्नीज नोड्यूल्स है, टाइडल एनर्जीज का प्रयोग करना, ये सब क्षेत्रों में। तो ब्लू इकोनॉमी भविष्य की एक अच्छी इकोनॉमी में रहेगी, जिसमें हम एक बहुत ही मिनिमम यूज कर पा रहे हैं। इसलिए हमें समुद्रों को सुरक्षित करना होगा। अब तकनीकी विकास यहां पर भी जरूरी है। समुद्री सुरक्षा करने के लिए तकनीकी विकास इसलिए जरूरी है क्योंकि समुद्री लुटेरों के पास भी तकनीकी आ गई। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि इजराइल का एक जहाज उत्तरी अरब में ड्रोन हमले का शिकार हुआ है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के कारण से जहाजों पर अटैक किया जा रहा है। इसलिए आपको समुद्री क्षेत्रों में भी अपनी तकनीकी को बढ़ाना होगा, क्योंकि समुद्री क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये तो जरूरतें हुई कि भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। कई पॉइंट में बता सकते हैं। ट्रेड है, सुरक्षा है, चीन का हस्तक्षेप है, समुद्री लुटेरों का प्रभाव है, और राष्ट्रों के द्वारा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब बात आती है कि समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने में कौन कौन सी जटिलताएं आ रही हैं। एक तो यह है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान भी नहीं करते। जैसे चीन क्या अनक्लोज कानूनों का सम्मान करता है? डैश लाइंस का दुरुपयोग या उल्लंघन करता रहता है। तो जब अंतरराष्ट्रीय कानूनों का ये साम्राज्यवादी देशों के द्वारा सम्मान नहीं किया जाएगा, कानूनों की परिवाह नहीं की जाएगी, तो फिर कैसे किया जाए? तो समुद्र में मत्स्य न्याय सुना है, समुद्र में मत्स्य न्याय आज भी है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने का काम करती है। ऐसे ही बड़ा राष्ट्र कमजोर और छोटे राष्ट्रों को निगलने का काम करता है। चीन ना तो मध्यस्थता न्यायालय को स्वीकार करता है, 9 डैश लाइन में पूरे क्षेत्र में बीजिंग अपने दावे को कर रहा है दक्षिण चीन सागर के तहत। समुद्री क्षेत्र में वैश्विक रूप से सामान्य संसाधन है और वैश्विक रूप से सभी का उसमें प्रभाव होना चाहिए, लेकिन ये चाहिए है नहीं, होता उसी का है जो सशक्त होता है। तो ये सब बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन कारण से हमें अपनी समुद्री सुरक्षा में और आगे सशक्त होकर के काम करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में समुद्री सुरक्षा पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 सूत्रीय अपना एजेंडा तय किया है, उनकी तार्किकता और उनको व्यापक बनाने के लिए भारत को सहयोग करना चाहिए। दुनिया के
देशों को इन 5 सूत्रीय एजेंडे को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें पहला सूत्र है वैध व्यापार स्थापित करने के लिए बाधाओं के बिना स्वतंत्र समुद्री व्यापार होना चाहिए। अब सिल्क रूट के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्र पर चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 1990-95 के दशक में अमेरिका यही काम कर रहा था। तो पहला सूत्र तो यह है कि वैध व्यापार स्थापित करने के लिए जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को समाप्त करके सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करना चाहिए। समुद्री विवादों का निपटारा सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को आधार बना करके हो सकता है, यह ध्यान रखा जाए। जिम्मेदारी भरे समुद्री संबंधों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। गैर राज्य अभिकर्ताओं मतलब आतंकवादी, ट्रांसनेशनल एक्टर, प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा होने वाले समुद्री खतरों को सामूहिक रूप से सामना करना चाहिए। एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी का निर्माण किया जाना चाहिए जो सर्वसम्मति पर निर्णय ले और काम करे। इस तरीके से हम सुरक्षा परिषद के इन सूत्रों को आगे बढ़ा सकते हैं और वैश्विक संधियों को मान्यता प्रदान करते हुए अब काम कर सकते हैं। तो भारत इस क्षेत्र पर अपना सहयोग करेगा। यहां पर आप कुछ और जानते रहिए कि वर्तमान में समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए क्या है हमारे पास अभी कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो कुछ संगठन बने हुए हैं। आंसर लिखते समय उनका प्रयोग आप 1-2 का कर सकते हैं, जैसे कि समुद्र में सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि, जिसको सागर कहा जाता है। ये सागर परियोजना राष्ट्रीय या भारत के द्वारा शुरू की गई परियोजना थी, जिसका मकसद था भारत के समुद्री पड़ोसी देशों में आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाना, समुद्री सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना। सागर कार्यक्रम हमने शुरू किया है। इसके लिए इसके साथ में एक एसोसिएट प्रोग्राम भी है, सागर माला कार्यक्रम, जिसे हम अपने पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। सागर माला कार्यक्रम के तहत हमारे जो बंदरगाह हैं उनको विकसित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनक्लोज कानून है। दुनिया के समुद्रों के इस्तेमाल को लेकर के सभी देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों को यह कानून परिभाषित करता है। अनक्लोज, जिसको चीन मानता भी नहीं है, उल्लंघन करता रहता है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून मैंने बताया सागर, और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिए भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। जैसे आप देखिए कि हिंद प्रशांत महासागरीय पहल भागीदारी, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर के इस इनिशिएटिव्स को शुरू किया था, हिंद प्रशांत महासागरीय सुरक्षा को लेकर के। इसी तरीके से एक क्वाड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन है हमारा, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, ये सब देश हैं। सोमालिया तट पर, सोमालिया हो गया, मेडागास्कर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसके तरफ पूर्व में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सब क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो कुछ समूह बनाए जा रहे हैं ताकि यहां पर समुद्री लुटेरों से बचा जा सके, जिनमें सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती को रोकने के लिए संपर्क समूह बनाया गया है। ऐसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के पास भी बनाए जा रहे हैं। तो एक काम यह किया जा रहा है, हिंद महासागर में समुद्री जलदस्यु, जिनको समुद्री लुटेरे आप कह सकते हैं, पायरेसी जो हो रही है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या से निजात पाने के लिए अभी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका का 3 देशों का, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इन सबको मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो वहां पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर फोकस किया जा रहा है ताकि समुद्री जलदस्युओं पर नियंत्रण किया जा सके, पायरेसी को रोका जा सके। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के आधार पर इसको किया जा रहा है।
तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समुद्री डकैतियां होती किस किस तरीके से? कई बार ये डकैतियां पेट्रोलियम, गैस और इन सबको रोकने का काम करती हैं। 2008 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने जलदस्युरोधी अभियानों को भी शुरू किया था। वर्ष 2013 के बाद से जो अपहरण समुद्री क्षेत्र में होते थे उनको ध्यान में रखा था। उच्च जोखिम क्षेत्र घोषित किए थे समुद्री क्षेत्रों में। ये कुछ कुछ स्थितियां थी। तो पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी, हथियारों का जो रॉबरी होता है, उन क्षेत्रों को ध्यान देने की जरूरत है। उसमें भारत क्या क्या अपना ओपिनियन रखता है, तो ये ध्यान रखिए आप। भारत कौन कौन से प्रयास करता है, आपके कंटेंट्स में ये भी है। भारत ने कौन कौन से प्रयास अपनी तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक नेवी हुआ करती थी। 1978 में हमने कोस्ट गार्ड को निर्मित किया। इसके बाद हमने समुद्री पुलिस को बनाया। कस्टम डिपार्टमेंट तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय रहता है और कोस्ट गार्ड के साथ काम करता है। स्टेट पुलिस एक अलग व्यवस्था है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमने राष्ट्रीय स्तर पर की हुई हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भारत शेयर्ड अवेयरनेस एंड डीकॉन्फ्लिक्शंस जैसे तंत्रों का भी भागीदार है, जहां पर इंफॉर्मेशंस को बढ़ाया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो यथासंभव भारत की रिम एसोसिएशन का भारत सदस्य है जो बनाया गया। अभी इस समय सऊदी अरब शायद रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष है। तो ये सब काम हमने इनको लेकर के किए हैं, और ताकि चीन जैसे साम्राज्यवादी देश को नियंत्रित किया जा सके, जलदस्युओं के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके, समुद्री प्राकृतिक संपदा का समतामूलक प्रयोग किया जा सके, ये सब काम है। और भी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, जैसे CGPCS है, 2009 से चलाया जा रहा है। सोमालिया अपतटीय क्षेत्र में जलदस्यु पर संपर्क समूह है। समुद्री सुरक्षा कार्यक्रम MASE है। ये आपको जो नोट्स मिला हुआ है उन सब में ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। समुद्री अपराध कार्यक्रम हिंद महासागर, ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो क्षेत्रीय प्रयास, अन्य तरीके से वैश्विक प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास, क्षेत्रीय प्रयास, इन सब का उल्लेख है आपके उसमें। सभी तो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आगे क्या करने की जरूरत है? समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम और क्या क्या काम कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। एक तो समुद्री क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत तेजी से बढ़ रही है। उस प्रतिस्पर्धा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने संसाधनों को भी मजबूत करना होगा। चीन के प्रसार को रोकने के लिए आगे काम करना होगा। इसलिए भारत को कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहती है, और वो कोऑर्डिनेशन हमें क्वाड, जो पहले पुराना क्वाड है, नए क्वाड्स का भी निर्माण हम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। लॉजिस्टिक क्षमता के तहत जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, US के साथ हमारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ है। सैन्य बलों को आपूर्ति करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, उन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। ये सब चीजें हैं जो बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के काम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा आतंकवाद। लेकिन आज आपको यहीं तक करना होगा। आतंकवाद का टॉपिक हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना? कल थोड़ा सा लंबी क्लास रहेगी हमारी आपकी। कल हम लोग आतंकवाद पर और बाकी के टॉपिक्स उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना?